बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स विद कमाल खान। आज हम स्टार्ट करेंगे इमीडिएट क्लासेस का सिलसिला। उस हवाले से आज का जो हमारा लेक्चर है ये असल में एक डेमो लेक्चर होगा जिसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, मेरा मतलब है 3 वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इस न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम जो है कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के टेस्ट में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। थर्ड लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे ऑन कनेक्टेड बॉडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 1 होगा न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। इसको हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने बेसिकली क्या देखना होता है कि ये जो लॉ होता है ये असल में किसने प्रेजेंट किया था। तो जो ये न्यूटन का लॉ है तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूटन ने ही प्रेजेंट किया था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है इंट्रोडक्शन में जो हम करते हैं वो ये है कि ये लॉ किस चीज से मुताल्लिक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अमल ना करे, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ना लग रहा हो, जिसका मतलब ये है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास है अबाउट एब्सेंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज अबाउट प्रेजेंस ऑफ फोर्स। तो चलिए लिखते हैं पहला पॉइंट जो है प्रेजेंटेड बाय आइजैक न्यूटन, ठीक है। इसका जो सेकंड पॉइंट है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया अबाउट प्रेजेंस ऑफ फोर्स, कि अगर फोर्स मौजूद होगा तब क्या होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका जो थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर लिखने वाला ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैं पहले इसका एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। इस पर जो एमसीक्यू पूछा जाता है और जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका गलत आंसर देते हैं वो कुछ इस तरह से होता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ रिलेट्स बिटवीन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है तो वो किन फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करता है। तो आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, फोर्स एंड मास। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है एक्सेलरेशन एंड मास। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास होता है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। और जो लास्ट ऑप्शन गिवन होता है वो होता है आर ऑफ देम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके माइंड में होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ तो हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ma या A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। इस इक्वेशन के अंदर तो मास भी मौजूद है, एक्सेलरेशन भी मौजूद है और फोर्स भी मौजूद है, लिहाजा ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होना चाहिए क्योंकि फोर्स और मास को भी रिलेट कर रहा है, एक्सेलरेशन और मास को भी रिलेट कर रहा है, इसी तरह से फोर्स और एक्सेलरेशन को भी रिलेट कर रहा है। अगर आप लोग ऑप्शन डी सेलेक्ट करोगे तो याद रखिए आप लोगों का गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर है, अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो देखिए यहाँ पर एक फोर्स एंड मास, क्योंकि मैं कह सकता हूँ मास जो है वो असल में फोर्स से इंडिपेंडेंट है। किस तरह से, मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, लेट्स से मैं अज्यूम कर देता हूँ कि इसका जो मास है वो हमारे पास 5 kg है। कितना है? 5 kg। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दूं कि क्या इसका मास बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमें पता चला ये जो मास है तो ये असल में फोर्स से इंडिपेंडेंट है। अच्छा चलिए इसका मास हमारे पास वही 5 kg है। अगर इसको मैं किसी तरह से एक्सेलरेट करूं तो क्या इसका मास बढ़ेगा? तो क्लासिकल बेसिस में हम कहते हैं इसके मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, स्पीड की वजह से इसके मास पर या एक्सेलरेशन की वजह से इसके मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमें पता चला ये जो मास है तो ये तो एक्सेलरेशन से भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है वो तो फोर्स और मास को रिलेट नहीं कर सकता, इसी तरह से एक्सेलरेशन और मास को रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि मास तो इन दोनों फोर्स और एक्सेलरेशन से इंडिपेंडेंट है। तो असल में ये रिलेट करता है फोर्स और एक्सेलरेशन को। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो जो मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ जो कि बहुत ही जरूरी आप लोगों ने देखा, दैट इज इट रिलेट्स फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है,
फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो चूंकि एमडी गेट क्लासेस में हमारा ज्यादातर फोकस एमसीक्यूज के ऊपर होगा और कांसेप्ट्स के ऊपर होगा, तो स्टेटमेंट को मैं लिखने की बजाय ऐसे ही आप लोगों को बता देता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है तो वो हमें ये बताता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स अमल करेगा तो उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अमल करेगा तो उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये जो एक्सेलरेशन होगा इसका फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा और बॉडी के मास के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होगा। तो चलिए मैथमेटिकल फॉर्म इसका लिख देते हैं। मैथमेटिकली ये जो एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ, इसी तरह से इसका जो इनवर्स रिलेशन है वो है मास के साथ, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 1 एंड दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 2। अच्छा याद रखिए इस पर भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को डबल कर लें तो एक्सेलरेशन पर क्या असर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर हम मास को डबल कर लें तब एक्सेलरेशन पर क्या असर पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास हाफ हो जाएगा क्योंकि मास और एक्सेलरेशन का तो आपस में इनवर्स रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिए, जब आप लोग एक्सेलरेशन और फोर्स की रिलेशन की बात करते हो तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि मास जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने मास और एक्सेलरेशन का इनवर्स रिलेशन देखना हो तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, फोर्स जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा अभी हम इस तरह करते हैं, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख देते हैं। जो प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 1 है और 2 है इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो मैंने लिखा बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा फोर्स के साथ डायरेक्ट और मास के साथ इनवर्स रिलेशन। अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन फॉर्म में। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में तो वहां पर एक इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ में हम एक कांस्टेंट लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा a = k * f / m। लेकिन आप लोग पढ़ चुके हो कि यहाँ पर जो कांस्टेंट k है तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 के बराबर है। तो अगर हम 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें तो इसका क्या असर होगा, तो कोई भी असर नहीं होगा, वही f / m आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ that a = f / m, या हम इसको u भी लिख सकते हैं that f = ma, या हम इसको u भी लिख सकते हैं that m = f / a, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की कुछ फॉर्म्स हो गई, फोर्स के लिए, मास के लिए और ये एक्सेलरेशन के लिए जो फर्स्ट वन मैंने लिखा है, ठीक है। अभी मैं जो कांसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बड़ा गौर से सुनिएगा, ये बड़ा जरूरी कांसेप्ट है, इस पर आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। किस तरह से, तो आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि हमारे पास है m = f / a, इक्वेशन हमारे पास है मास का m = f / a, न्यूटन निकाला था, न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। तो आपको इस तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है कि अगर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को डबल कर ले तो फिर मास पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि मैंने स्टार्ट में भी बताया आप लोगों को, फिर भी मैं समझा रहा हूं यहाँ पर, अगर हम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को डबल कर ले तो मास पर क्या असर पड़ेगा। तो जो मेरी तरह सीधे सारे स्टूडेंट्स होंगे वो क्या कहेंगे, यहाँ पर ये डबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है मास को भी डबल होना चाहिए, अगर ये डबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है मास को हाफ होना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया कि ये जो मास है तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन से इंडिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पर फोर्स 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, चाहे कितना भी हो जाए, मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन डबल हो जाए, 4 टाइम हो जाए, चाहे कितना भी बढ़ जाए या कम हो जाए, उसकी वजह से मास के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे कि यहाँ इक्वेशन से अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पर तो असर पड़ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स था पहले 2 न्यूटन और वहां पर लेट्स सपोज एक्सेलरेशन हमारे पास था 2 मीटर/सेकंड², ठीक है, तो मास तो हमारे पास 1 kg आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पर फोर्स हमारे पास हो गया 4 न्यूटन, तो अगर 4 को हम 2 से डिवाइड कर ले तो मास तो हमारे पास 2 kg आ रहा है। लेकिन याद रखिए वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर फोर्स 4 न्यूटन बन रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो इंक्रीज होगा। तो अगर फोर्स
गया तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास वही 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी रिजल्ट में मास हमारे पास वही 1 kg आएगा। तो मेरा बड़ा जरूरी सेंटेंस जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो ये है, ये जो मास है तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। मैं लिख देता हूँ दैट मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, मास जो है वो फोर्स और एक्सेलरेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फोर्स का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो यूनिट है, तो अगर हम एसआई यूनिट इसका देख ले तो वो हमारे पास होता है न्यूटन। इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन है। अगर सिंबॉलिकली लिखना चाहो तो कैपिटल एन है, अगर फुल नेम ऑफ द यूनिट आप लोगों ने लिखना हो तो हम स्मॉल लेटर्स में इसको लिखेंगे। सही है। अच्छा, 1 न्यूटन का फोर्स कितना होता है, और इस पर भी एक बार एमसीक्यू आया था कि 1 न्यूटन का फोर्स हमारे पास कितना होता है, लेकिन वो जो एमसीक्यू था वो कुछ अलग अंदाज में पूछा गया, लेकिन मतलब तो वही बनता है। हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma, तो अगर फोर्स 1 न्यूटन है तो इसका मतलब है मास को 1 किलोग्राम होना चाहिए और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। एमसीक्यू किस तरह आया था जरा देखिए। एमसीक्यू को जिस तरह से आया था, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 1 किलोग्राम, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 1 किलोग्राम। अगर हम उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा लें तो ये बताए कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 1 kg है, ये 1 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी एमसीक्यू पूछा गया था, आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, हालांकि बड़ा आसान पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स का यूनिट क्या है, और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एनसीजीएस सिस्टम, एनसीजीएस सिस्टम। याद रखिए, सीजीएस सिस्टम में हम फोर्स को मेजर करते हैं डाइन्स में। किस चीज में, डाइन्स में हम इसको मेजर करते हैं। अभी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि 1 डाइन का फोर्स कितना होगा, हमें किस तरह पता चलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 डाइन का जो फोर्स होगा, 1 डाइन का जो फोर्स होगा तो वो हमारे पास बराबर होगा 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसानी के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूं, यहाँ पर 1 न्यूटन है, दैट इज 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम मास के लिए किलोग्राम की बजाय ग्राम को यूज करते हैं, और लेंथ के लिए हम मीटर की बजाय सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज है, वहां पर किलोग्राम में, यहाँ पर ग्राम में, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये भी बड़ा एक जरूरी पॉइंट है, ये जो न्यूटन है तो ये हमारे पास क्या है, लार्जर यूनिट है एज कंपेयर टू डाइन, और जो डाइन है तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर यूनिट है एज कंपेयर टू न्यूटन। तो ये चीजें जो मैंने यहाँ पर लिखी है ये भी आप लोग एमसीक्यू के लिए याद रखें, ये 3 पॉइंट्स, और जो 2 बड़े जरूरी पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एमसीक्यूज के हवाले से। वो ये है कि 1 न्यूटन के अंदर डाइन्स कितने होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 न्यूटन के अंदर, अगर न्यूटन हमारे पास लार्जर यूनिट है तो 1 न्यूटन के अंदर डाइन्स कितने होते हैं। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन जो है वो हमारे पास बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। और अगर आप लोगों ने 1 डाइन को निकालना फिर क्या करोगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग एमसीक्यू के लिए याद रखें। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज है इंजीनियरिंग और मेडिकल के हवाले से उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और उनके मैं कुछ आप लोगों को कंसेप्ट्स भी बताऊंगा, और जो उसके लिए ट्रिक यूज होते हैं ट्रिक भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और इंशाल्लाह फिर 3rd लेक्चर में जो न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर होगा उसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे कनेक्टेड बॉडीज के ऊपर। थैंक यू सो मच।